Good morning everyone. You all are cordially welcome in the NCERT series of our channel लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एंड इस वीडियो लेक्चर में आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है वाटर। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि ज्योग्राफी की बुक में हम वाटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं कि हमारा प्लेनेट अर्थ सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लेनेट है, बिकॉज इट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। एंड अर्थ पे लाइफ हमारे एनवायरनमेंट में बेसिक लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से है। और लाइफ के लिए बेसिक एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, एयर एंड लैंड। और ये तीनों एलिमेंट्स हमारी अर्थ पे अवेलेबल हैं, जो कि 3 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। लैंड वाले पोर्शन को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, एयर के स्फीयर को एटमॉस्फेयर, एंड वाटर कौन से मेजर डोमेन में के साथ रिलेटेड है? यस, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे। फाइन। अब देखिए, जब आप वाटर के या पानी के बारे में सोचते हो तो किस तरह की इमेज डेवलप होती है माइंड में, या कहाँ कहाँ पानी देखते हैं हम? तो आपका आंसर होगा रिवर्स, वाटरफॉल्स, टैप वाटर या पिटर पैटर एंड रेन पडल्स। मीन्स वो पानी जो बारिश की फॉर्म में अर्थ पे गिरता है एंड जगह जगह लैंड पे इकट्ठा हो जाता है ड्यूरिंग रेन। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बारिश रुकने के बाद जब धूप निकलती है, देन ये रेन पडल्स का जो पानी है वैनिश क्यों हो जाता है? डू यू नो वेयर डज दिस वाटर गो? देखिए, धूप निकलने से जब सनलाइट अर्थ पे पड़ती है तो उसकी हीट से वाटर इवेपोरेट होता है। मीन्स ये वाटर वेपर की फॉर्म ले लेता है, जो कि बहुत सी छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और ये पानी की छोटी छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में ही मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो सनलाइट की हीट से गर्म होने के बाद ये जो पानी है भाप बन के उड़ता है, एंड जब ये वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं तो यही क्लाउड्स की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, एंड क्लाउड से यही पानी फिर से रेन, स्नो या स्लीट की फॉर्म में वापस अर्थ सरफेस पे गिर जाता है, और धूप निकलने के बाद फिर से इवेपोरेट हो जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक मैनर में चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस में वाटर कॉन्टिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज करता है एंड ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता रहता है। फाइन। अब देखो, हमारी अर्थ पे जितना वाटर अवेलेबल है ये हमेशा उतना ही रहता है, कभी कम ज्यादा नहीं होता, बिकॉज हमारे रिवर्स एंड ओशन से ही मीन्स हमारे अर्थ पे जो पानी है वही इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, एंड फिर कंडेंसेशन के बाद जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो यही पानी वापस अर्थ सरफेस पे प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि जो वाटर आज हरियाणा की फील्ड्स में इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है वो आज से 100 इयर्स अगो अमेज़न रिवर में फ्लो करता हो। तो इसीलिए अर्थ एक टेरेरियम की तरह है। और टेरेरियम क्या होता है? ये एक ग्लास कंटेनर होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, छोटे छोटे डेकोरेटिव प्लांट्स या कुछ स्मॉल वाटर के एनिमल्स को रखने के लिए। ठीक है, नाउ सी कि वाटर के मेजर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एक तो रेन भी वाटर का सोर्स ही है, दूसरा रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। इसके अलावा ओशन बॉडीज, जो ओशंस हैं एंड सीज हैं, इनमें जो पानी होता है ये सॉल्टी वाटर होता है। मीन्स बहुत ही खारा पानी होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, एंड दैट इज वाई ओशंस का पानी ड्रिंकिंग के लिए या अदर डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए सुटेबल नहीं होता। फाइन।
तो ओशन वाटर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? सैलिनिटी। एंड जिस वाटर में सॉल्ट ज्यादा हो उसको कहते हैं सलाइन वाटर। अब देखो कितने सॉल्ट से पता चलता है कि वाटर सलाइन है। तो एवरेज सैलिनिटी ओशंस की 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। मीन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर में अगर 35 ग्राम सॉल्ट है देन इट इज सलाइन वाटर। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 35 ग्राम से ज्यादा जिसमें हो वो सलाइन वाटर होता है एंड 35 से कम है तो वो सलाइन नहीं होता। नेक्स्ट, इजराइल में एक डेड सी है जिसकी सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है। मीन्स 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक है और ये सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें स्विमर स्विमिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इतनी ज्यादा सैलिनिटी की वजह से जो इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट है इस डेड सी के वाटर में, इस वजह से ये डेड सी बहुत ज्यादा डेंस है। मीन्स इसकी डेंसिटी या घनत्व बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, कि हमारी अर्थ पे पानी कहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एज वी ऑल नो कि 3/4 हमारी अर्थ का पार्ट वाटर से कवर्ड है, क्योंकि 71% वाटर है अर्थ सरफेस पे एंड 29% क्या है? लैंड। So if we divide earth into 4 parts, only 1 part is land and other is water. अब अगर अर्थ सरफेस पे लैंड थोड़ा सा है एंड वाटर इतना ज्यादा है, then why do so many countries face water scarcity? कि हम वाटर की स्कार्सिटी क्यों फेस करते हैं? क्योंकि जैसे जो मेजर वाटर बॉडीज हैं ओशन, उनका पानी तो सलाइन है, सैलिनिटी की वजह से वो किसी काम आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो जितना भी सारा वाटर अवेलेबल है अर्थ पे वो सारा हमारे लिए यूजेबल नहीं है एंड ओशंस का तो बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है, जो कि हमारी अर्थ का 97% वाटर है। 97% सिर्फ ओशंस में है जो कि सारा सलाइन वाटर है। फिर आइस कैप में 2% वाटर है, तो वो तो सारा बर्फ जमी रहती है आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में। ठीक है, तो फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत ही कम अवेलेबल है। 3% है वैसे, लेकिन उसमें भी 2% तो आइस कैप्स की फॉर्म में है और जो बचा 1% उसमें भी 0.68% ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं, कुछ इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स हैं। फिर कुछ इसका हिस्सा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है एंड 0.0001% हमारी रिवर्स में होता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत ही कम अवेलेबल है एंड वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, बिकॉज जब हमें प्यास लगती है तो सिर्फ वाटर ही हमारी एसेंशियल नीड है, पानी ही प्यास बुझा सकता है। सो वी शुड नॉट वेस्ट दिस प्रीशियस रिसोर्स एंड वाटर को केयरफुली यूज करना चाहिए। ठीक है, एंड पानी की इम्पोर्टेंस की वजह से और वाटर को सेव करने की नीड की वजह से 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें वाटर को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओशन सर्कुलेशन। अब देखो पॉन्ड्स और लेक्स में जो पानी हम देखते हैं वो काम वाटर रहता है, लेकिन ओशंस में जो वाटर होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, कभी स्टिल नहीं रहता। एंड ये जो मूवमेंट्स होती हैं ओशन के वाटर में, इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दीज आर वेव, टाइड्स एंड करंट। तो इन 3 तरह से ओशन के वाटर में मूवमेंट होती है। फर्स्टली देखो वेव्स क्या होता है। जब ओशन सरफेस का वाटर अल्टरनेटली कभी राइज करता है कभी फॉल करता है, तो अल्टरनेटली जब ये राइज एंड फॉल करता है तो इसको हम कहते हैं वेव। फाइन। और जब कभी स्टॉर्म आता है या तूफान आता है तो ये वेव्स जो हैं बहुत ही
हाई स्पीड में ब्लो करती हैं एंड ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर देती हैं। और ऐसा ज्यादातर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स के केस में होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ये ओशन वेव बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं एंड जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज टाइडल वेव होती है उसको सुनामी बोलते हैं एंड ये 15 मीटर इसकी हाइट हो जाती है, मतलब इतनी ऊंची कि 15 मीटर की हाइट जितनी वेव्स हो जाती हैं ये, दैट इज कॉल्ड सुनामी। एंड ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं बिकॉज ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। और रिसेंट पास्ट में जो डिजास्टर सुनामी रही है वो 2004 में आई थी, दैट हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। और उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो इंदिरा पॉइंट है वो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया था अंडर द ओशन। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ ओशन मूवमेंट इज टाइड्स। टाइड्स तो होती है ये रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का, जो कि दिन में 2 बार होता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हाइट वाली ऊंची लहरें होती हैं ओशन वाटर की, जो कि दिन में 2 बार ये वाटर राइज होता है एंड अपने शोर का काफी हिस्सा उस टाइम पे कवर कर लेता है, तो उसको टाइड बोलते हैं। और ये जो इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती है ओशन के वाटर की, ये मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, क्योंकि मून एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कम है। सन के ग्रेविटेशनल पुल का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मून का ज्यादा होता है बिकॉज मून एंड अर्थ आर क्लोजर एंड सन का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है अर्थ से। इसलिए जब फुल मून एंड न्यू मून के डेज होते हैं, जब सन, मून एंड अर्थ एक सेम लाइन में होते हैं, तब टाइड जो है वो हाईएस्ट होती हैं और इनको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। लेकिन जब मून अपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन वाटर डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में उठता है, जिस वजह से लो टाइड्स होती हैं एंड इनको नीव टाइड्स बोलते हैं। और हाई टाइड्स जो होती है ये नेविगेशन में हेल्प करती हैं बिकॉज ये वाटर के लेवल को रेज कर देती है शोर तक, जिससे शिप्स इजीली हार्बर तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा फिशिंग में भी हेल्प करती हैं बिकॉज मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। एंड मोर ओवर, ये जो राइज एंड फॉल है वाटर का ड्यू टू टाइड, कई जगह पे इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है। एंड अब नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ ओशन मूवमेंट है ओशन करंट। ये एक्चुअली वाटर की स्ट्रीम्स होती हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो करती हैं ओशन सरफेस पे इन डेफिनेट डायरेक्शन। जैसे परमानेंट विंड्स होती हैं अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में और थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं, ऐसे ही ओशन करंट्स जो होते हैं ये भी परमानेंट करंट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है ओशन सरफेस पे और अपनी डेफिनेट डायरेक्शंस में। ठीक है, एंड ये ओशन करंट वार्म भी होते हैं एंड कुछ कोल्ड होते हैं। जनरली जो वार्म करंट्स हैं ये इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में ओरिजिनेट होते हैं एंड पोल्स की तरफ जाते हैं, और कोल्ड करंट पोलर रीजन वाले एरियाज में होते हैं एंड ये ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ आते हैं। जैसे कि लेब्राडोर जो ओशन करंट है ये कोल्ड करंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करंट है। फाइन, एंड ये ओशन करंट अपने वार्म एंड कोल्डनेस की वजह से टेम्परेचर कंडीशंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जहाँ पे वार्म ओशन करंट्स होते हैं वहाँ पे ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, आसपास का जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे वार्म टेम्परेचर कर देते हैं, जबकि कोल्ड ओशन करंट आसपास के कोस्टल एरियाज को कूल डाउन कर देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं। एंड जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड के, और इनके बेस्ट एग्जाम्पल जापान एंड नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट हैं, जहाँ पे वेदर फॉगी टाइप का होता है एंड नेविगेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है यहाँ पे। नाउ दिस इज द मैप वेयर ओशन करंट्स आर डिपिक्टेड
जिसमें रेड एरोज जो है ये वार्म ओशन करंट्स हैं, जबकि ब्लू एरोज कोल्ड ओशन करंट्स हैं। इसी के साथ वाटर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। देखो हमने पढ़ा था कि जब वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में हमारे होते हैं ये इकट्ठे होकर क्लाउड्स बन जाते हैं एंड जब इन क्लाउड्स में ज्यादा वाटर हो जाता है, ये हैवी हो जाते हैं तो अपना मॉइस्चर रिलीज कर देते हैं एंड इसी मॉइस्चर रिलीज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एंड क्लाउड्स ये मॉइस्चर अलग अलग फॉर्म्स में रिलीज करते हैं, इसलिए प्रेसिपिटेशन भी कई तरह की होती है, जैसे रेनफॉल। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में करें तो उसको रेनफॉल बोलते हैं, स्नो की फॉर्म में हो तो स्नोफॉल, या इसके अलावा हेलस्टॉर्म और स्लीट मीन्स ओलावृष्टि जिसको कहते हैं। तो ये सारी फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर साइकिल। तो देखो वाटर जो है अर्थ से एटमॉस्फेयर में एंड फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे एक साइक्लिक मैनर में मूव करता रहता है एंड इसी साइक्लिक मैनर को वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर से रेनफॉल की फॉर्म में वाटर अर्थ पे आता है, रिवर्स में ओशंस में रेनफॉल की फॉर्म में या स्नोफॉल की फॉर्म में वाटर अर्थ पे आता है एंड फिर रिवर्स में से ओशंस में से यही पानी इवेपोरेट होके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव। कि वेव्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेव्स की हाइट को एक्चुअली। तो देखो वेव्स का मतलब तो अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का, लेकिन अगर ये वेव्स ज्यादा हाइट की हो तो इनको हम टाइड्स कहते हैं एंड टाइड्स की हाइट को सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट करते हैं। और जब न्यू मून एंड फुल मून के डेज होते हैं तब सन एंड मून एंड अर्थ ये तीनों ही एक लाइन में होते हैं, तो सन और मून दोनों के ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं और हाई टाइड्स बनती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। कि ओशन वाटर जो है हमेशा मूव करता रहता है, कभी स्टिल नहीं रहता एंड इसके मूवमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एक तो मेजर फैक्टर इसका विंड है, विंड ब्लो करती है तो ओशन का वाटर भी साथ के साथ मूव करता है सिमिलर डायरेक्शन में एंड इसके अलावा सन एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल्स जो कि टाइड्स कॉज करते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि ओशन वाटर का जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार होता है एंड रिदमिक एक बार राइज एंड दूसरी बार फॉल, और एक दिन में ट्वाइस ये प्रोसेस होती है एंड दैट इज कॉल्ड टाइड। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये बहुत ही ह्यूज वेव्स होती हैं ओशन वाटर की। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओशन करंट्स। तो ये ओशन करंट्स ओशन के वाटर की स्ट्रीम्स होती हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो करती हैं ओशन सरफेस पे और डेफिनेट डायरेक्शंस में ये फ्लो करती हैं, मीन्स इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ओशन करंट्स वार्म भी हो सकते हैं एंड कोल्ड भी, एंड ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आसपास के रीजन को का जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू टेक द करेक्ट आंसर्स क्विकली। फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें वाटर कंटिन्यूअसली चेंज होता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है एंड
ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच सर्कुलेट होता है, दैट इज वाटर साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट्स नियर। वार्म ओशन करंट्स कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं जनरली? इसका आंसर है इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटोरियल जो रीजन है यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज पड़ती है एंड टॉरिड जोन है ये, जो काफी हीट एंड ह्यूमिडिटी वाला रीजन है, तो यहीं पे ओशन करंट वार्म होते हैं। नेक्स्ट है द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। इसका आंसर टाइड है, जो ओशन वाटर का रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ट्वाइस अ डे, दैट इज कॉल्ड टाइड। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, जिसमें फर्स्ट है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो है ये लार्जेस्ट लेक है, सो वी विल मैच इट विथ ए पार्ट लार्जेस्ट लेक। सेकंड है टाइड। टाइड जो होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है वाटर का, इसको बी पार्ट के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट थर्ड सुनामी है, ये स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स होती हैं जो कि काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं। एंड फोर्थ है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स को हम डी पार्ट के साथ मैच करेंगे, दैट इज स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। तो अपने डेफिनेट पाथ के अलोंग जो स्ट्रीम्स मूव करती हैं, दीज आर कॉल्ड ओशन करंट्स। फाइन, नाउ चैप्टर इज completed. I hope that all the concepts are clear to you, but still if you have any query you can ask in the comment section. If you like the video, kindly share with all your friends and subscribe the channel Lakshmikanta Competitive Classes. Thank you so much. Best wishes to all of you.